हाँ हेलो गाइस, दिस इज गौरव सिंह। आप सभी स्वागत है हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। गाइस आप देख रहे हैं हमारे चैनल एडुकेटेड, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो फाइनली आज के में हम पढ़ने वाले होंगे बायो का ब्रीडिंग एंड गैसेस एक्सचेंज चैप्टर वन शॉट में कंप्लीट करने वाले होंगे। ठीक है, आप सबका स्वागत है प्रारंभ सीरीज़ में। अगर आपने प्रारंभ सीरीज़ अभी तक नहीं देखी तो प्लीज़ जल्दी से आकर देख लो, प्लेलिस्ट बनी हुई है। क्लास 11 के सारे वन शॉट लेक्चर आपको मिल रहे होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। ओके, तो बात कर रहे हैं कि नोट्स कहाँ पे मिलने वाले होंगे। तो जो नोट्स होंगे वो तुमको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेंगे। ठीक है, तो जाके ज्वाइन कर लो और वहीं पे सारी तुमको मटेरियल जितना भी हो सब चीज़ वहीं पे मिलने वाली है। और अगर हम बात करें तुम्हारे अनाउंसमेंट की और बाकी अपडेट्स के लिए, तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। ठीक है, क्योंकि वहीं पे सारी अपडेट्स, सारी अनाउंसमेंट जो होगी वो वहीं मिलेगी। ठीक है, और यूट्यूब पे तो फॉलो करना मत भूलना। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो जल्दी से और बेल आइकन दबाना ना भूलना और वीडियो को लाइक कर दो। तो चलो वीडियो को देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Okay, so let's start. What is breeding and gases of exchange of gases? ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट करने वाले होंगे। तो सबसे पहले बोला गया है कि गैसेस ट्रेवल फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। मतलब जैसे कि हमें पता है टेम्परेचर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फॉरवर्ड होता है। और वैसे ही गैसेस जो हैं वो हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ ट्रांसफ़र होती हैं। अब ये पार्शियल प्रेशर होता क्या है? तो बेसिकली इट इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल गैस इन अ ग्रुप ऑफ गैस। ठीक है, एक इंडिविजुअल गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है इन अ ग्रुप ऑफ गैस, वो से हम पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस कहते हैं। फिर हमें बताया गया कि लार्जेस्ट ऑर्गन जो है स्किन होता है हमारी बॉडी में। नाउ व्हाट इज ब्रीदिंग? तो द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ द O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल। सिंपल सा है, ब्रीदिंग का मतलब एक्सचेंज ऑफ द O2 एंड CO2 को ही हम, जो कि प्रोड्यूस होता है सेल की वजह से, उसे हम ब्रीडिंग कहते हैं। नाउ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या चाहिए होंगे हमें? ठीक है, तो अगर हम लोअर इन्वर्टिब्रेट्स के बारे में बात करें तो वो सिंपल डिफ्यूजन से ब्रीड करते हैं। अर्थ फॉर्म की बात करें तो वो यूज देयर मॉइस्ट कॉर्टिकल। ठीक है, फ्रॉग की बात करें तो वो गिल्स, लंग्स एंड स्किन तीनों से करता है। अब यहाँ पे मेन बात आती है, अगर वो गिल्स से कर रहा है तो हम उसे कहेंगे ब्रांचियल रेस्पिरेशन या ब्रांकियल रेस्पिरेशन। अगर वो लंग्स से रेस्पिरेशन कर रहा है तो हम उसे पल्मोनरी कहेंगे। और अगर वो स्किन से कर रहा है तो हम उसे क्यूटेनियस कहेंगे। ठीक है, तो ये तीन तरीके के रेस्पिरेशन है फ्रॉगी है जो तीनों तरीके से कर सकता है। ये पूरा एनसीईआरटी पेज है, ऐसा नहीं कि ये सब चीज़ें बाहर से मैं लिखा हूँ। नो, पूरा एनसीईआरटी पेज है, सब आपको एनसीईआरटी में मिलेगा ना। बॉडी सरफेस हमें क्या चाहिए होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या चाहिए होंगे ब्रीदिंग के लिए? तो पहली तो बॉडी थिन एंड मॉइस्ट होनी चाहिए, लार्ज सरफेस होना चाहिए उसका, हाईली वस्कुलर होनी चाहिए और हाई ब्लड सप्लाई मीन्स रिच ब्लड सप्लाई होनी चाहिए, तो हम ब्रीडिंग कर सकते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बॉडी सरफेस के फॉर द ब्रीडिंग। नाउ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या कहता है? तो बेसिकली एनसीईआरटी में पूरा पैराग्राफ दिया, बट मैंने इसको पूरा सिंपल सा आपको एक फ्लो चार्ट में बताने की कोशिश की है। तो O2 जो है ऑक्सीजन, वो थ्रू द नॉस्ट्रल्स हम ब्रीथ करते हैं, तो वो थ्रू द नॉस्ट्रल्स वो अंदर जाती है और फिर वो कहाँ पहुँचती है? नेसल चैम्बर में। अब नेसल चैम्बर में क्या होता है? उसके थ्रू द कॉमन पैसेज, वहाँ पे होता है कॉमन पैसेज जिसका नाम है ओरोफेरिंग्स। अब वो क्या करता है, पहले वहाँ पे जाएगी O2, अब यहाँ से वो लीड करके कहाँ जाएगी? लैरिंग्स में। लैरिंग्स हम क्या कहते हैं? कॉल्ड वॉइस बॉक्स, जैसे हम एडम्स एप्पल कहते हैं। वहाँ से वो जाएगी ब्रोंकियो में, ब्रोंकियो से जाएगी ब्रोंक्यूल्स में, और ब्रोंक्यूल से गई वो एल्वोलाई में। अब एल्वोलाई में गई मतलब वो कहाँ चली गई? लंग्स में, क्योंकि एल्वोलाई जो है वो लंग्स में ही तो होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रेस्पिरेशन, ईस्टर रेस्पिरेशन होता है। बट लंग्स में क्या होता है? एक फ्लूइड होता है जिसका नाम होता है प्लूरा। ठीक है, तो इट कंटेन्स द प्लूरड फ्लूइड विच प्रोटेक्ट्स द लंग्स। ठीक है, तो प्लूरल फ्लूइड जो है वो हमारी लंग्स को हार्मफुल चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, नाउ सैरिंग्स इन बर्ड इज प्रेजेंट फॉर सिंगिंग। आखिर बर्ड में इतनी अच्छी आवाज़ क्यों आती है? क्योंकि अंदर होता है सैरिंग्स। ठीक है, और हमारे पास क्या होता है? लैरिंग्स। फिर हम रेस्पिरेशन के बारे में बात करें तो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। नाउ ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन CO2 रिच एल्विलर एयर इज रिलीज्ड आउट। ठीक है, ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या है? बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इनटू CO2। पहला स्टेप क्या रहेगा कि एटमॉस्फेरिक एयर कैसे CO2 में वो रीच हो रही हैं। ठीक है, विद द रिच एल्वोलाइड एयर रिलीज्ड आउट। ठीक है, दूसरा डिफ्यूजन ऑफ द CO2 एंड O2 अक्रॉस द एल्वुलर मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में डिफ्यूजन होता है। तीसरा ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस होता है, क्यों? क्योंकि ब्लड की वजह से। ठीक है, एंड डिफ्यूजन ऑफ द O2 एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। ठीक है, CO2 और O2 के बीच में डिफ्यूजन होता है।
और यूटिलाइजेशन ऑफ द O2 बाय द सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन के लिए यूटिलाइजेशन होता है O2 सेल से, ठीक है, एंड रिजल्टेंट ऑफ CO2, ठीक है, रिजल्टेंट हमें क्या मिलता है रिलीज में, CO2 मिलता है, ठीक है। तो देखो ये फिर हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीडिंग क्या है। तो देखो ब्रीडिंग इन्वॉल्व्स 2 स्टेजेस, इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन। इंस्पिरेशन होता है एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, मतलब एटमॉस्फेरिक एयर O2 जो है वो हम उसको एक्सेल नहीं करते, इनहेल करते हैं। एक्सपीरेशन में हम क्या करते हैं, CO2 को एक्सेल करते हैं। नाउ इंस्पिरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद द लंग्स इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इंस्पिरेशन तभी हो पाएगा जब प्रेशर लंग्स के अंदर वो कम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, ठीक है। प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सब हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि प्रेशर क्या होता है, ठीक है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, प्रेशर मीन्स फोर्स अपॉन एरिया, एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर, ठीक है। नाउ एक्सपीरेशन क्या है, इट टेक्स प्लेस व्हेन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। मतलब लंग्स के अंदर या इंटरपल्मोनरी प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, ठीक है, तभी हम उसको एक्सपीरेशन करते हैं, एक्सपायर करते हैं। ना वॉल्यूम ऑफ द एयर इन्वॉल्व इन ब्रीडिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग स्पायरोमीटर, ठीक है। अगर हमें ये देखना है कि एयर इन्वॉल्व कितनी है ब्रीडिंग में, तो हम उसको स्पायरोमीटर से एस्टिमेटेड कर सकते हैं, उससे हम मेजर कर सकते हैं, विच हेल्प्स इन द क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन, जो कि हमें क्लिनिकल असेसमेंट में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। नाउ ऑर्गन्स कौन से इन्वॉल्व रहते हैं हमारे ब्रीडिंग में, तो पहला हो गया हमारा डायफ्राम, दूसरा हो गया रिब्स, तीसरा हो गया स्टर्नम, चौथा हो गया वर्टिब्रे, पांचवा थोरेसिक कैविटी, सिक्स्थ इंटरनल इंटरकोस्टल एंड सेवंथ इंटरनल इंटरकोस्टल, ठीक है, सिक्स्थ एक्सटर्नल और सेवंथ इंटरनल। नाउ एक्सपीरेशन और इंस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है, मेन ये पूछा जाता है आपसे इस चैप्टर से अगर हम देखें, ठीक है। तो रिसेंटली जो मेरे एग्जाम से थे उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। देखो एक्सपीरेशन और इंस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, एक्सपीरेशन मतलब यहाँ पे एक्सपीरेशन है तो इसका उल्टा होगा सब, इंटरनल आई से स्टार्ट होगा लगभग, ठीक है, जैसे कि इसमें एक्सपीरेशन में इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। वर्टिब्रे सिर्फ इनवर्ड, वर्टिब्रे इनवर्ड की तरफ जा रहा है, डायफ्राम जो है वो डोम शेप हो रहा है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीजेस एंड एयर प्रेशर इंक्रीजेस, ठीक है, एंड टू इक्वलाइज द एयर प्रेशर thoracic cavity air resist from atmosphere to thoracic cavity, ठीक है। नाउ इंस्पिरेशन में क्या होता है कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, मतलब यहाँ पे आई से स्टार्ट हो रहा है इंस्पिरेशन, तो यहाँ पे एक्स से होगा, मीन्स थोड़ा सा उसके अपोजिट होगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट। वर्टिब्रे शिफ्ट्स आउटवर्ड या एक्सवर्ड नहीं कह सकता, आउटवर्ड, एंड डायफ्राम गेट्स फ्लैटन, डायफ्राम जो है वो फ्लैट हो जाता है। वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी बढ़ जाता है, एयर प्रेशर जो है वो घट जाता है, टू इक्वलाइज द एयर प्रेशर एयर प्रेशर इन TC फ्रॉम थोरेसिक कैविटी फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू TC थोरेसिक कैविटी, ठीक है। नाउ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड एयर कैपेसिटी क्या भैया, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द एयर इंस्पायर्ड, कितना हमने इंस्पायर किया वॉल्यूम ऑफ एयर, उसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। ये बेसिकली आपका 500 मिलीलीटर होता है अप्रॉक्स, और अगर हेल्दी मैन है तो वो 6 लीटर से 8 लीटर एक्सपायर या इंस्पायर कर सकता है, ठीक है। नाउ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, इट इज द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, कितना हम एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन, कितना हम एक्स्ट्रा इंस्पायर कर सकते हैं, तो वो हो गया 2500 मिलीलीटर से 3000 मिलीलीटर। एक्सपिरेटरी में क्या होता है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, मतलब एडिशनल हम कितना और ज़्यादा सांस छोड़ सकते हैं बाहर को, वो हो गया 1000 से 1100 मिलीलीटर, मीन्स 1 लीटर से 1.1 लीटर। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ द एयर रिमेनिंग इन लंग्स इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपीरेशन, मतलब हमने ज़्यादा से ज़्यादा कि जितना भी हम एक्सपायर बाहर कर सकते थे उसके बाद भी हमारी लंग्स में कितनी कैपेसिटी रही अभी एयर की, उसे हम रेसिडुअल वॉल्यूम कहेंगे। इंस्पिरेट जो कि 1100 मिलीलीटर से 1200 मिलीलीटर होता है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है कि टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम प्लस इसकी जो कैपेसिटी इन दोनों का एडिशन करोगे तो तुम्हें मिल जाएगी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। एक्सपिरेटरी का होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी का रिजर्व कर दोगे, इसका सम कर दोगे तो तुमको एक्सपिरेटरी कैपेसिटी मिल जाएगी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होती है कि वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट विल रिमेन इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, मतलब नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद तुम्हारे अंदर कितनी सांस बचेगी, जैसे कि उसका होता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रिजर्व वॉल्यूम का सम। ना वाइटल कैपेसिटी क्या होती है कि इट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ आफ्टर अ फोर्स्ड रेस्पिरेशन, मीन्स हमने कस की सांस ले ली, हमने फोर्स एकदम कस के सांस ले ली, लेकिन तब भी हम और कितना ज़्यादा मैक्सिमम हम एयर ले सकते हैं उसे हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी, जिसका हम निकालते कैसे हैं, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस TV टाइडल वॉल्यूम
और प्लस IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन तीनों का सम कर दो तुम्हें मिल जाएगी वाइटल कैपेसिटी। अब वाइटल कैपेसिटी की कितनी कैपेसिटी होती है, तो वो होती है 4800 मिली लीटर, ठीक है, सॉरी 4600 मिलीलीटर। नाउ टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है कि द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स, ठीक है, आखिर फोर्स्ड रेस्पिरेशन के बाद कितनी एयर बचती है, ठीक है, वो हो गया रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, ERV हो गया एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन चारों का सम करोगे तो तुम्हें टोटल लंग कैपेसिटी मिल जाएगी। नाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, तो हमें पता है कि एल्वेलाई आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, एल्वेलाई जो है वो बेसिकली प्राइमरी साइट्स यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर होता है, यहाँ पे होता है वो, ठीक है। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर्स, ठीक है, उसके बाद इसमें डिफ्यूजन मेम्ब्रेन दिया गया है, ठीक है। फिगर 17.4 से 17.3 इंपॉर्टेंट है, देख लेना NCERT का, मैं बताने कि यहाँ पे बना नहीं, ठीक है, वो तुमको अगर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दिखता है तो ठीक है, नहीं तो फिर तुम इसको प्लीज़ NCERT में देख लेना, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Now diffusion membrane is made up of 3 major layers, namely thin aqueous tissue of alveoli and endothelium of alveoli, capillaries and basement substance, ठीक है, 3 मेजर लेयर हैं, ठीक है, जिससे कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनती है, ठीक है। नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पे अगर हम आएँ तो वो क्या है, देखो मेन क्वेश्चन ये है, नीट का आया था, ठीक है, नीट का है, सेम हेमोग्लोबिन हाउ इट कैन डिसोसिएट एंड एसोसिएट इन अ सेम सेल इन अ सेल, तो बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर इज O2 इज मोर इन एटमॉस्फेयर, जो O2 ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर वो सबसे ज़्यादा होता है ऑक्सीजन में, और सबसे कम होता है वो सेल में, और सेल में सबसे ज़्यादा किसका होता है फिर भैया, उसमें होता है CO2 का, और CO2 सबसे कम होती है एयर में, मतलब एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो देखो कंसंट्रेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर इज ऑफ O2 इज मोर इन एटमॉस्फेयर, सो इट इज एसोसिएटिंग, बट इट इज लोएस्ट इन सेल, सो इट इज डिसोसिएटिंग, सिंपल, ओके। नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2, O2 जो है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन से 97% ट्रांसपोर्ट होता है, और डिजॉल्व इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में डिजॉल्व होकर 3% ट्रांसपोर्ट होता है। CO2 का अगर हम देखें तो वो डिजॉल्व हो जाता है प्लाज्मा में 7%, बाइकार्बोनेट की हेल्प से वो 70%, और कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन की वजह से वो 23% ट्रांसपोर्ट होता है। Now, every 100 milliliter of deoxygenated blood delivers approx 400 milliliter of CO2 to alveoli। हर 100 मिलीलीटर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लगभग से लगभग अप्रॉक्स 4 मिलीलीटर ऑफ CO2 जो है वो देता है एल्वेलाई को, ठीक है, इट डिलीवर्स, उसको पहुंचाता है वो। नाउ व्हाट आर द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, तो देखो अ स्पेशलाइज सेंटर प्रेजेंट इन मेडुला रीजन ऑफ अ ब्रेन कॉल्ड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है, स्पेशलाइज सेंटर होता है हमारे मेडुला रीजन में, किसके, मेडुला रीजन ऑफ अ ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, और वो रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए होता है, रेगुलेशन के लिए, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के लिए। नाउ सेंटर प्रेजेंट इन पॉन्स रीजन ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड न्यूमैटोटैक्सिक सेंटर, न्यूमैटैक्सिक सेंटर हम कहते हैं, सेंटर प्रेजेंट इन द पॉन्स रीजन के बीच में जो सेंटर प्रेजेंट होता है उसके पॉन्स रीजन के ऑफ ब्रेन के में जो सेंटर प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसे हम न्यूमैटिक सेंटर कहते हैं, न्यूमैटोटॉक्सिक सेंटर कहते हैं, विच कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ अ रेस्पिरेटरी सिस्टम रिदम सेंटर। मतलब ये जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो अभी हमने देखा, ठीक है, इसमें मॉडरेशन क्या कर सकता है, फंक्शंस में मॉडरेशन कौन कर सकता है भैया, सेंटर प्रेजेंट इन द पॉन्स रीजन ऑफ ब्रेन कॉल्ड न्यूमैटिक टैक्सो सेंटर, ठीक है, न्यूमैटैक्सिक सेंटर, ये इसमें सब में मॉडरेशन करते हैं, उसमें फंक्शंस में मॉडरेशन करते हैं। नाउ व्हाट आर द डिसऑर्डर्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, आखिर डिसऑर्डर क्या है, तो देखो यहाँ पे अस्थमा दिया, विच इज मीन्स अस्थमा तो हमें बताया डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, तो हम जल्दी थक जाते हैं, ठीक है, वैसे उसमें हो गया। इनफाइसीमा में क्या होता है, लॉस्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एल्वेलाई मेम्ब्रेन, जो हमारी एल्वेलर मेम्ब्रेन है, ठीक है, डिफ्यूजन के लिए O2 के लिए CO2 के लिए, उसमें क्या होता है, इलास्टिसिटी जो है वो कम हो जाती है इसकी। मेजर कॉज ऑफ दिस इज सिगरेट स्मोकिंग, इसीलिए हम कहते हैं सिगरेट हमें नहीं पीनी चाहिए, ठीक है। फिर ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी है, जैसे कि एस्बेस्टोसिस है, सिलिकोसिस है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी हैं। इट इज़ कॉज्ड बाय सो मच डस्ट, ज़्यादातर अगर जो लोग धूल में रहते हैं, ठीक है, उसे हम कह सकते हैं कि उसे ये चीज़ें हो सकती हैं, क्यों, क्योंकि जैसे कि इंडस्ट्री में देखें स्टोन ब्रेकिंग, ठीक है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा धूल होती है, या ऐसे बाहर देख लिया अगर हम विलेज विलेज में देखें तो वहाँ भी बच्चे ऐसे ही घुमा करते हैं, ठीक है, धूल वूल में रहते हैं, तो उनको भी हो सकती है, ठीक है। तो जहाँ पे धूल रहेगी वहाँ पे आप लोग को ये डिसीज़ हो सकती है, एस्बेस्टोसिस या सिलिकोसिस, ठीक है। तो फाइनली यहीं पे हमारा जो चैप्टर है ब्रीडिंग एंड गैसेस एक्सचेंज एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो भी है, ठीक है, वो कंप्लीट होता है पूरा चैप्टर, ठीक है। आई होप यू आर लाइक द सेशन,
अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, अटेल कैम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।